तो जब रास्ते में मुसलमानों ने इनकी बस को रोका, हालांकि कुछ आर्मी के लोग भी साथ थे, तो रोक के फिर उन्होंने स्पेशली उनको वो दिखाई दिए जब उनके मामा जी, तो उनको उन्होंने नीचे उतार के और तलवारों से काट के मार डाला। ऐसा कहते हैं कि जो भी कौम अपने इतिहास को अगर भूल जाती है तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। तो ये इस कारण से इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है और इसके लिए मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। लोहे का स्वाद लोहार नहीं बल्कि घोड़ा जानता है, यानी कि किसी भी पीड़ा कसक दर्द को वही बता सकता है, वही जानता है जो इस दौर से, इस मंजर से गुजरा हो। फिलहाल हम प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं गोपाल कृष्ण पोपली जी, इनसे बातचीत करेंगे, उस मंजर को थोड़ा सा उकेरेंगे, आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो शायद अनभिज्ञ है। गोपाल कृष्ण पोपली जी से इसलिए हम बातचीत करना चाहते हैं, इनका परिवार भी माइग्रेट होकर के यहाँ पर पहुँचा है। एक एक पल, एक एक समय की जो घटनाएं हैं, हादसे हैं, इनके जहन में हैं। हम प्रयास करना चाहते हैं कि युवाओं को कुछ बताएं कि वो कैसा मंजर था, कैसा दौर था, किस सिचुएशन से निकल करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया, बावजूद हम अडिग रहे हिंदुत्व को लेकर के। आज उसी को मजबूती देने के लिए गोपाल कृष्ण पोपली जी से हम मुखातिब होंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो, क्योंकि आप तो एक किस्म का यूं कह सकते हैं साक्षी थे, आप मदर फादर ने आपको सब कुछ बताया है, क्या क्या किस प्रकार का रहा होगा, थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। जैसे आपने कहा कि उन लोगों ने हमें बताया, तो बहुत सारी बातें उन लोगों ने हमारे साथ शेयर की। और उसका कारण क्या रहा कि जैसे लगभग आज़ादी के 7 साल के बाद मैं पैदा हुआ और उसके बाद वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में ताज़ा भी थी और घाव भी ताज़ा थे। पिताजी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, तो वो सक्रिय रहे उस आंदोलन में कि भाई जब ये बंटवारे की चल रही थी, वो 2-4 साल 5 साल पहले ये सारा काम शुरू हो गया था। तो जो जो घटनाएं हो रही थी वो उन्होंने देखी, क्योंकि जब वो यहाँ माइग्रेट हुए तो लगभग 20-1 साल के थे वो यहाँ, तो उनको लगभग सब कुछ ध्यान था, 19-20 साल के थे वो। तो जो पिताजी ने बताया वो तो वाकई उनके संघर्ष की कहानी है। सामाजिक जो संघर्ष हुआ, धर्म के नाम पे जो हुआ, राष्ट्र के नाम पे जो हुआ। उनका कहना ये था कि जो जामपुर तहसील थी उन दिनों, डेरा गाजी खां जो पाकिस्तान में है, उसका एक वो हिस्सा था, तहसील थी, उसमें एक मोहल्ला था। जनरली लोग क्या थे कि मोहल्लों में रहा करते, अलग अलग मोहल्लों में, और वो मोहल्ले आमतौर से 4 बाउंड्रीज के अंदर होते थे, 4 दीवारी के अंदर। तो उस मोहल्ले में जब वो रहते थे तो उसके बिल्कुल बिल्कुल जो साथ वाला मोहल्ला था, मुसलमानों का मोहल्ला था वो, लेकिन उनका टकराव रहता था आपस में, हिंदू और मुस्लिम के नाते से। तो उनका ही कहना है कि जब ये 1947 वाली कहानी चली, पार्टीशन वाली, तो दोनों ग्रुप यानी कि दोनों धर्म के लोग अपनी अपनी जगह तैयार थे। और तैयार इस नाते से थे कि मुसलमान ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं हिंदू धर्म वाले, ये अपना धर्म बदल लें, और धर्म बदल लें तो हमारे साथ रहें, या फिर वो यहाँ से जाएं। उनके धर्म में एक और बात है कि वो ये कहते हैं कि भाई काफिर जो लोग हैं, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, वो बाकी के सारे लोग काफिर हैं, या तो काफिर अपना धर्म बदल के मोमिन हो जाए यानी कि मुसलमान हो जाए, या फिर हम उसकी हत्या कर दें। उनके धर्म में एक बहुत अजीब सी बात है कि उनके यहाँ अलग अलग डिग्रीज हैं कि भाई जैसे ये गाजी है, ये वो है, यानी कि जो जितने काफिरों को मारेगा उसको उतनी बड़ी पदवी मिलती जाती है, ऐसा उनका है। और वो उनके मस्तिष्क में भरा हुआ है। तो वो ये चाहते थे कि या तो ये हम इनको मार दें या वो धर्म बदल लें। तो पिताजी का ये कहना है कि जब ये सारी बात चली तो उनके मोहल्ले के कुछ जवान लोग इकट्ठे हुए। उसमें 2 तरह के लोग थे, जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनका मुकाबला करने की ठानी हुई थी। तो उनका ही ये बताना है कि हम लोगों ने वहाँ तब क्रूड बॉम्ब भी बनाना सीखा, और जब ये नज़दीक के दिन आए तब हमने, हमारा मोहल्ला क्योंकि बंद था, ऊपर छत पे हम लोगों ने तेल रखा हुआ था इकट्ठा करके, और पत्थर रखे हुए थे इकट्ठा करके,
और वो ये आशंका होते ही हम लोग फिर छत पे चले जाते थे। क्रूड बम भी हम लोगों ने बनाए वहाँ। और एक बार तो क्या हुआ, कहते हैं कि जब वो मुसलमानों ने उनके ऊपर आक्रमण किया उनके मोहल्ले पे, क्योंकि नज़दीकी थे, तो उस आक्रमण में इन लोगों ने पहले तो उन पे पत्थर बरसाए। पत्थर बरसाने के बाद लगा कि भी वो और नज़दीक आ गए वो, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और वो क्योंकि नीचे थे तो उनके पास सारी चीज़ें जल्दी उपलब्ध थी, इन्होंने तो इकट्ठी कर रखी थी। तो तेल वेल भी फेंकने की कोशिश की, पेट्रोल भी फेंकने की कोशिश की। और आखिर में जब उनको लगा कि नहीं हो पा रहा तो इन्होंने फिर उन पे बम फेंके। और ऐसा उनका कहना है कि उनकी जानकारी में बाद में आया कि उस बम से शायद एक जो आक्रांता था जिसने आक्रमण किया था उसकी शायद उसमें डेथ हुई। तो ये कुछ चीज़ें थी उनकी। और उससे पहले वो कह रहे थे कि चाहे हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल में भी हमारे ऐसे बच्चे थे हम, तो लड़ाई वड़ाई वो लोग करते रहते इस्लाम की। तो ऐसा चल रहा था पिछले 2 4 5 साल से। ये जो विभाजन से पहले की आप बात बता रहे हैं सर, 4 5 साल पहले की टसल थी, शुरुआत मतलब हो गई थी। ये शुरुआत तो 2 4 साल पहले ही हो गई थी। वो तब तक तो शायद पार्टीशन की बात नहीं शुरू हुई थी, लेकिन दोनों के आपस में ये सारे झगड़े वगड़े शुरू हो चुके थे तब। जामपुर से आपका जो परिवार है, तो यहाँ कितने परिवार के सदस्य आए थे? सबसे पहले कहाँ इंडिया में या हरियाणा में कहाँ पर पहुँचे सबसे पहले? सबसे पहले जब लोग ये जामपुर से चले तो इनको अटारी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हिसार डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था जामपुर वाले लोगों को। और सबसे पहले ये लोग हिसार आए और हिसार कुछ दिन रुकने के बाद इनको भिवानी शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर ये लोग भिवानी आ गए थे। यहाँ आने के बाद में भी, जैसा कि आमतौर पर हम सुनते हैं पढ़ते हैं, यहाँ आने के बाद में भी कई बार परिवार टूटे हैं, यानी कि उनकी आत्मा कई बार टूटी है। ऐसा क्या हुआ, क्या लगा परिवार को कभी सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या हुई कि एक शब्द शरणार्थी शब्द का प्रयोग होने लगा इनके यहाँ आने के बाद। दूसरा, क्योंकि खान पान संस्कृति जिसको हम लोग कल्चर कहते हैं, ये यहाँ जो लोग मूलतः रह रहे थे उनका और उनमें काफ़ी फ़र्क था। एक दूसरी बात क्या हुई कि उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं था, तो जिसके लिए वो बड़े परेशान हो रहे थे। तो इस सारे क्रम में हाँ ठीक है, लोगों ने सहयोग किया, लेकिन सहयोग सरकारी स्तर पे इतना अधिक नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़ी विभीषिका थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी है। तो सरकार अपनी तरफ से तो टेंटों में उन दिनों रख रही थी, या जो थोड़े बहुत स्कूल से उनमें उन्होंने उनको रखा हुआ था। लेकिन संघर्ष इनको बहुत करना पड़ा शुरू में भी, क्योंकि खाना, 3 चीज़ें मूलतः जैसे हमें चाहिए कि खाने के लिए रोटी आपको चाहिए, रहने के लिए जगह या मकान चाहिए, कब पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। तो लूट पीट के आए थे तो उनमें से कुछ भी नहीं किया। उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। चाहे उसमें फिर औरतों ने बर्तन मांजे, लोगों के घरों में जाके कपड़े धोए, या मजदूरी पल्लेदारी जिसको हम कहते हैं, कि तब 100 किलो की एक बोरी होती थी, कंधे पे अनाज मंडी में जाके बोरी ढोना, रेडियां तब कम होती थी, तो वो सारे काम इन लोगों ने किए यहाँ आके। वहाँ से जैसे परिवार आया है यहाँ पर, तो वो जो प्रॉपर्टी वगैरह थी सर, वो यहाँ पर कुछ मिल पाई या नहीं मिल पाई, या आधी अधूरी मिली? ऐसा आमतौर पर शिकायतें थी, सूचना थी कि वो जो उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर थी, यहाँ पर कभी हाफ मिली है या नहीं मिली है, या कुछ टुकड़ों में मिली है। उसमें क्या था, सरकार का जो कार्यक्रम था वो ये कहते थे कि आप अपना कोई एविडेंस या प्रूफ दें, वहाँ जो आपकी ज़मीन छूटी या जायदाद छूटी। अब जो लोग लूट पीट के आया है, अपनी जान बचा के आया है, तो कितने एक प्रूफ वो साथ इकट्ठे करके लाएगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएगा? वो समस्या तो रही इनको। हाँ, कुछ लोगों को मिली, जो लोग अपने थोड़ा सा पहले आ गए वो इकट्ठा करके ले आए, या बाद में गवर्नमेंट ने वेरीफाई करके जो उनको वहाँ से दी प्रॉपर्टी। पर बहुत से लोगों को नहीं मिली। विभाजन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई, बहन बेटियों की असमत ना लूटे उससे पहले ही कुछ परिवारों ने उनका गला घोंट दिया, जान तक उनकी ले ली। ये मजबूरी थी। हाँ, ये ऐसा पिता ये कहना है कि ऐसा कुछ इनके ग्रुप के साथ नहीं हुआ जब ये जामपुर से है ना। तो ऐसा कोई, क्योंकि वहाँ कोई अंग्रेज एसपी आ गए थे तब, तो उन्होंने इनको सेफली वहाँ से ट्रेन से बिठाया, ट्रेन से बैठा के, और फिर उसके बाद जैसे ये लोग अटारी पहुँचे तो ये सेफ थे। इनके ग्रुप के साथ या इनके उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ऐसा उनका कहना है। यहाँ जैसे आने की बातचीत वहाँ चली होगी, चर्चाएं चली होंगी, तो क्या ये तैयार थे सर
या फिर जैसे परिवार ने बाबूजी ने बताया आपको, किस प्रकार का इन्होंने क्या सोचा वहाँ जा कर के क्या होगा, हम जीवित रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, हमारा विस्थापित होगा या नहीं हो पाएंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब असमंजस की स्थिति तो इनकी थी कि भाई वहाँ सेफली हम लोग पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो जान बचाने की बात थी। वहाँ से जब चले तो इन्होंने सोचा कि पहले अपनी जान बचा के एक बार पहुँचे वहाँ किसी तरीके से, बाकी के काम तो वहाँ जाके जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगी वैसे देखेंगे। तो ऐसा ही किया इन्होंने। मेंटली ये बिल्कुल यूँ सोच के आए थे कि हमें सब कुछ नए सिरे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितना सहयोग प्रशासन का जनता का मिल पाएगा इनके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। ये तो इनको जैसे हिसार और भिवानी अलॉट हुआ, यहाँ के रुके, फिर इन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए कमाने के लिए और अपने जीवन के संघर्ष के लिए, वो किया इन्होंने। कोई ऐसा जो ऐसा परिवार है आपका, रिश्तेदार है जो वहाँ से आए हैं या माइग्रेट होकर के, कोई ऐसी दुख भरी जो आपने सुनी है या बाबूजी ने बताई है, कोई ऐसी पीड़ा? माता जी का ये कहना है कि जब ये लोग जामपुर तहसील से निकले तो एक बस में ये लोग चले, तो उनके मामा जी जो थे वो पहलवान थे, वहाँ के इलाके के मशहूर पहलवान थे। तो जब रास्ते में मुसलमानों ने इनकी बस को रोका, हालांकि कुछ आर्मी के लोग भी साथ थे, तो रोक के फिर उन्होंने स्पेशली उनको वो दिखाई दिए जब उनके मामा जी, तो उनको उन्होंने नीचे उतार के और तलवारों से काट के मार डाला। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन वो स्पेशली उन्हीं को क्यों मारा, हालांकि 5-7 मर्द और भी थे उसमें से, वो व्यक्तिगत दुश्मनी थी या ये यही एक कारण था, ये वो शायद वो नहीं एक्सप्लेन। आपके मामा जी पहलवान थे? मेरी माता जी के माता जी के मामा जी पहलवान थे, उनको काट के? हाँ, उनको बस से उतार के, हालांकि 2-4-5 लोग को कह रहे हैं मिलिट्री के भी साथ थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कह रहे हैं 25-30 लोग थे, उन्होंने उतरे, देखा बस में, और उनके मामा जी को उतारा सिर्फ, बाकी के जो लोग थे उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, और फिर वो तलवारों से उनको उन्होंने वहीं उन सबके सामने काट के मार डाला। तब वो क्या कारण रहा होगा, वो कहने लगे मैं, हमारी समझ में नहीं आया कि अगर मान लीजिए व्यक्तिगत दुश्मनी थी तो, क्योंकि वो वहीं रहते थे तो हम उन सबको जानते होते, तो वो जान पहचान के भी नहीं थे, तो क्या कारण रहा होगा वो नहीं बता पाए, पर ये हुआ उनके साथ। विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है पूरे देश में मनाया जाता है सर, इस बार हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भी मनाया जा रहा है। भिवानी जिले में कब मनाया जाएगा और किसकी संगठन की तरफ से या प्रशासनिक है, थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। इसमें चौहान साहब क्या है कि ये विभाजन विभीषिका मूलतः विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और 14 को, जैसे आपने बताया, 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उपस्थित रहेंगे, और उसको पंचनद स्मारक ट्रस्ट वो ऑर्गेनाइज कर रही है। वहाँ सरकारी नहीं है वो एक स्मारक ट्रस्ट है पंचनद, वो लोग कर रहे हैं। भिवानी में इसको मूलतः तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे पंजाबी जागृति मंच है, या पंजाबी महापंचायत है, या जामपुर सेवा समिति है, या कैरोड पक्का मुल्तान सभा है, BKMP है, और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। सेक्टर 13 की 2-3 संस्थाएं हैं, वो पूर्णतः इसमें सहयोग कर रही हैं, और सहयोग करने के पीछे कारण वही है कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि भी हम लोगों के बुज़ुर्गों ने जितना संघर्ष किया, जिन जिन परिस्थितियों से वो गुजरे, और उसके बावजूद भी संघर्ष करके वो खड़े हुए, उन्होंने अपने नाम के आगे से शरणार्थी हटवा के पुरुषार्थी शब्द लगवाया, तो वो उनकी मेहनत के कारण से हो पाया। लेकिन उनकी जो ये मेहनत रही या जो उनका संघर्ष रहा, उसकी हमारी से आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई जानकारी नहीं है। उसका कारण ये है कि उन्होंने ये विभीषिका देखी नहीं है, और जो लोग उस विभीषिका से बच के आए, उन परिस्थितियों से निकल के आए, उनमें से भी लगभग कुछ लोग ही बचे हैं, बाकी सब चले गए जो उनको बता पाए, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। तो वो सारी चीज़ें आज की पीढ़ी को और आज के लोगों को पता लगे, इस नाते से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भिवानी में ये 12 तारीख को पंचायत भवन में है, और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में विनोद बिहाना जी जो हाँसी से MLA हैं वो रहेंगे, और इसके साथ साथ स्थानीय MP धर्मवीर जी, घनश्याम सराफ जी MLA, और जो अपने वाल्मीकि जी हैं, विशंबर वाल्मीकि जी, वो MLA, JP दलाल जी, इन सबको हमने प्रार्थना की है कि वो लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो लोग रहेंगे।
तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने बारे में जान सकें। ऐसा कहते हैं कि जो भी कौम अपने इतिहास को अगर भूल जाती है तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। तो ये इस कारण से इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है। और इसके लिए मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि ये जो विभीषिका हुई इसके बारे में और इससे हम सीख सकें, राष्ट्र में फिर से ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, तो इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो उस नाते से ये कार्यक्रम पहली बार अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। बाबूजी ने जैसे आपको कभी बताया होगा सर, पूरा गांव होता है तो पूरा गांव हर जाति का होता है लगभग, तो वहाँ से और जातियों के लोग भी आए हैं माइग्रेट होकर के, या जो जामपुर के आसपास जो गांव बता रहे हो आप, वहाँ कितने लोग रहते थे और क्या सभी आ पाए या नहीं आ पाए? इसके बारे में जो उनसे बात हुई है तो वो ये उनका ये कहना है कि लगभग बराबर की जनसंख्या थी हिंदुओं और मुसलमानों की, लगभग बराबर की थी, लेकिन वो मिल के नहीं रहा करते, हर एक के अपने अपने मोहल्ले बने होते थे। उन मोहल्लों में जैसे क्लस्टर्स होते हैं वो लोग रहते थे, तो उसी मोहल्लों में फिर वो रह के और अपना सारा करते थे। मूलतः वो लोग वहाँ या तो खेती बाड़ी करते थे वहाँ, या फिर थोड़ा सा व्यापार करते थे। दोनों तरह के लोग थे, गाँवों में लोग खेती बाड़ी करते थे, शहर में लोग व्यापार करते थे। और इस तरह की कोई जाति जैसे हम लोगों ने यहाँ के देखी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो जैसे मान लीजिए नाई थे, मोची थे, ये मुसलमान लोग हुआ करते ज़्यादातर, अपनों में ये जो काम करते थे वो ये लोग होते थे। यानी जो नाई है, मोची है, जो आप बता रहे हो, ये वहीं पर वो वही, क्योंकि वो मुसलमान थे वो वहीं रह गए। वो मुस्लिम थे, नाई मोची जो आप बता रहे हो? हाँ जी, ज़्यादा हिंदू नहीं थे वो? हिंदू नहीं थे उसमें। खास तौर पर ये भी जैसे सुनने को मिलता है, जाट कौम है, वैश्य समाज है या सिख समाज है। राजस्थान में जाट समाज लगभग वहाँ चला गया, गुजरात में वैश्य समाज चला गया, दिल्ली की तरफ सिख समाज गया है। क्या ऐसा अपने आसपास में भी रहते थे वहाँ जो आज भी जिनसे हम संपर्क में हैं? नहीं, ऐसे सिख या वैश्य ऐसे लोग तो वहाँ थे ही नहीं। सब यही अरोड़ा खत्री जिनको पंजाबीज बोलते हैं, ये लोग ही थे वहाँ उस इलाके में, और वही रहा करते थे। जामपुर के नाम से जामपुर सेवा समिति या अनेकों कई संगठन भी है, तो आज भी वहाँ की जो यादें हमारे दिल में है, जहन में है, एक सेवा भाव है, हम ये कह सकते हैं समाज सेवा का एक बीड़ा वहाँ भी होगा, यहाँ भी चला हुआ है। इसको किस रूप में कहेंगे आप? ये ना जो भिवानी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, हालांकि हर शहर में ऐसा है कि जैसे जामपुर के लोग यहाँ के रुके, कैरोड़ पक्का के लोग रुके, लोधरा के रुके, तो इन लोगों ने यहाँ के क्या किया, क्योंकि वहाँ बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मैंने कहा ना मोहल्लों में रहा करते थे, तो उन्होंने आके यहाँ भी वही हमारे वो मोहल्ले वाले लोग हमारे परिचित रहे, हमारे संपर्क में रहे, तो इन्होंने ऐसी सबने समितियाँ बनाई। जैसे यहाँ जामपुर सेवा समिति बनी, कैरोड़ पक्का मुल्तान सभा बनी और BKMP बनी। तो ये वही लोग थे, उन्होंने जो वहाँ अपने गाँवों में लोग रहा करते थे, उस इलाके में रहा करते थे, उनके साथ बैठ के एक समिति बना के, ताकि हम लोगों का जुड़ाव आपस में बना रहे, तो यहाँ शुरू किया। फिर बाद में हम लोग सारे आपस में मिलने शुरू हो गए। शुरू में मतलब अलग अलग ग्रुप बने इनके साथ। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ गोपाल कृष्ण पोपली जी, प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। इन्होंने जो पीड़ा जो परिवार से सुनी, पिता से सुनी, माता से सुनी, वो आपको हमने शेयर की है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। नमस्कार।